इमेजिन करो दोस्तों कि एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ कोई क्लास ना हो। रिलीजियन, कास्ट, सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक स्टेटस, इन सब की वजह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कोई भी इंसान कहीं पर भी जा सकता है, कुछ भी एक्सेस कर सकता है, जहाँ पर किसी भी इंसान या रिसोर्स का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। एक ऐसी जगह जो स्टेटलेस होने के साथ साथ कैशलेस भी हो। Oh my God! Wow! ऐसी ही सोसाइटी की बात कार्ल मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में की है। सुनने में ये सोसाइटी कितनी सुनहरी लगती है, एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी भेदभाव नहीं। तो ऐसा क्या हुआ कि आज के समय में पूरी दुनिया में केवल 5 ही कम्युनिस्ट नेशन एग्जिस्ट करते हैं? इतना अच्छा आइडिया आखिर फेल कैसे हुआ? आइए जानते हैं इस वीडियो में। Karl Marx is often described as one of the greatest thinkers of the 19th century. कम्युनिज्म के फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि कार्ल मार्क्स ने ये तो बता दिया कि एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जो क्लासलेस, स्टेटलेस और कैशलेस हो। लेकिन ऐसी सोसाइटी आखिर बनेगी कैसे? इसका जवाब हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है और सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब किसी भी आइडिया का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल नहीं होता है तो लोग अपने अपने एप्लीकेशंस उसमें इम्पोज करते हैं। और कम्युनिज्म के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से दो बड़ी दिक्कतें आई। पहली पॉलिटिकल और दूसरी इकोनॉमिकल। कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट इस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि कोई भी प्राइवेट ओनरशिप ना हो। लैंड, बिजनेस, सर्विसेज सभी पर सारे लोगों का बराबरी का हक हो। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाई जाती है और उस देश में होने वाले सारे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, इन सब पर गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है, जिससे कि एक इंडिविजुअल इंसान या फिर एक सिंगल पार्टी के पास एब्सोल्यूट पावर होता है, जो कि अल्टीमेटली डिक्टेटरशिप का रूप ले लेती है। इस चीज़ को कोट करते हुए फेमस इकोनॉमिस्ट लुडविग वॉन ने कहा था, एवरी सोशलिस्ट इज अ डिस्गाइज्ड डिक्टेटर। और इतिहास भी हमें ऐसा ही दिखाती है। आज तक जिस भी देश ने कम्युनिज्म को अपनाया, उस देश को एक डिक्टेटर मिला है। जैसा कि हम जानते हैं, एक कम्युनिस्ट नेशन में होने वाले सारे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन पर गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है। इसीलिए हमें मार्केट में कोई भी कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है। तो इससे एक देश अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाता है। इसका एग्जाम्पल आपको अपने ही देश में देखने को मिल सकता है। आप नोटिस करना कि जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, वो कंपटीशन की वजह से काफ़ी एफिशिएंटली काम करते हैं, जिससे कि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट सेक्टर आपको काफ़ी हद तक इनएफिशिएंट दिखेंगे। बात तो सही है। अब एक कम्युनिस्ट देश में जब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन का जिम्मा गवर्नमेंट ने ले रखा है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी उस देश में नहीं होती है। ग्लोबल एस्पेक्ट से देखा जाए तो एक फुल्ली कम्युनिस्ट नेशन में आपको इकोनॉमिक डाउनफॉल देखने को मिलता है, क्योंकि इन देशों को इकोनॉमिकली काफ़ी लॉस सहना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि ये ग्लोबल कंपटीशन से भी बाहर होते हैं। अब आप कहेंगे कि चाइना, जो कि एक कम्युनिस्ट नेशन है, वो इतना अमीर कैसे है? तो बात है साल 1978 की, जब चाइना की इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल का सामना करना पड़ रहा था। तभी डेंग जाओपिंग के अंडर में चाइना ने एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप लिया। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करते हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए जगह बनाई और अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। अब चाइना में कोई भी प्राइवेट बिजनेस को रन कर सकता था और उसके बाद से चाइना की इकोनॉमी ने मानो एक रफ्तार ही पकड़ ली हो। चाइना ने समय समय पर हर वो कैपिटलिस्टिक आइडियाज़ को अपनाया जिनकी वजह से चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता था। इसीलिए चाइना का कम्युनिज्म बाकी के कम्युनिस्ट कंट्रीज से काफ़ी अलग है और इसी वजह से चाइना के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। तो एट द एंड कम्युनिज्म के फेल होने के पीछे डिक्टेटरशिप और क्लोज्ड इकोनॉमी है। कम्युनिज्म बुक में तो काफ़ी सुनहरा दिखता है, लेकिन जब बात आती है इसे इम्प्लीमेंट करने की तो ये एक भयानक रूप ले लेता है। कम्युनिज्म इंसान से हर वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल राइट ले लेता है जो एक इंसान के पास होना चाहिए और इन सब को एक डिक्टेटर के अंडर ढकेल देता है।